सबसे बड़ी जुल्म और ज़्यादती तो इस वक्त फ़िलिस्तीन में हो रही है, मस्जिद अक्सा पे हो रही है। कुरान शरीफ कोई कागज़ पे थोड़ी, कुरान शरीफ हमारे दिलों में है। रसूल अल्लाह की सुन्नत जो मुसलमान है उसके दिल में है, वो थोड़ी निकाला जा सकता है। इस्लाम को ख़त्म करने का तो ख्वाब बहुत लोगों ने लिया है पहले भी और लेते रहेंगे, लेकिन ये कोई सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएं तब भी इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश और दुनिया में कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो लगातार इस्लामोफोबिया फैलाती हुई दिखाई देती हैं। जहां देश में मुसलमानों के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर हमले की घटनाएं दिखती हैं, तो वहीं ताज़ा तस्वीरें स्वीडन और डेनमार्क से आज सामने आई, जहां एक कट्टरपंथी नेता कुरान शरीफ को जलाता हुआ दिखाई देता है। जो स्वीडन में इस घटना को दोहराता है, वही डेनमार्क में जाकर मस्जिद के सामने कुरान शरीफ को जलाता है। दुनिया भर में तमाम मुसलमान जो हैं इसकी निंदा करते हुए पेश आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वीडन और डेनमार्क के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों ये कट्टरपंथी ताकतें लगातार ऐसी हरकतें कर रही हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो कट्टरपंथी नेता ने स्वीडन और डेनमार्क में इस घटना को अंजाम दिया है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? क्योंकि हम हर बार देखते हैं प्रतिक्रियाएं तो आ जाती हैं, पर उस प्रतिक्रिया का कहीं कोई असर नहीं होता। देखिए, एक कथनी और करनी में फ़र्क, जो एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक मुल्क की आवाम समझना शुरू करेगी तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स और मुसीबतें, परेशानियां और समस्याएं हैं वो उनका हल होगा। जहाँ तक ये मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इतनी बड़ी मुहिम और कैंपेन चलाई जा रही है, उसकी वजह बुनियादी तौर पे दो है। पहली तो इकोनॉमिक वजह है। इस दुनिया में 3 तरह के मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल्स हैं और यही बुनियादी वजह है। वरना जो जुडाइज़म है, जूइश मज़हब है और इस्लाम है, उसमें ऑलमोस्ट 90% सिमिलरिटी है। फ़र्क कहाँ आता है? जो आज की प्रैक्टिस चल रही है कि जो रिबा है, रिबा जो है पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, जिसका एक बड़ा अंजाम अभी अडानी की शक्ल में हमारे मुल्क में भी नज़र आया है। लोगों को जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके लोगों को लूटा जाता है, इसको इस्लाम ने प्रोहिबिट किया। तो ये दो जो मॉडल्स हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स, ये इसकी लड़ाई है बुनियादी तौर पे। तो ये इकोनॉमिक मॉडल अगर जहाँ जहाँ भी इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई है, आप बात देखेंगे कि कामयाब हुई है, क्योंकि वहाँ पैसे से पैसा नहीं कमाने की कोशिश की जाती। ये गोल रहता है कुछ काम करके पैसा कमाया जाए और वो प्रॉफिट बांटा जाए। प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल है। जो कन्वेंशनल बैंकिंग का मॉडल है वो है पैसा दो और डंडे से अपना एक रिटर्न जो फिक्स्ड है वो वापस हासिल करो। तो ये दो मॉडल्स के बीच की बुनियादी लड़ाई है। जो एक यहूदी मॉडल है, यानी कि ज़ायनिस्ट मॉडल है, वो इंटरेस्ट बेस्ड है, जिसको जो आजकल मनुवादी मानसिकता है वो भी सपोर्ट कर रही है। तो एक बड़े लेवल पे ज़ायनिस्ट फोर्सेस और मनुवादी फोर्सेस का ये एक गठजोड़ बन रहा है काफ़ी दिनों से। उसकी वजह से इस्लाम का जो एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है, जो कि कॉमन मैन, गरीबों के फ्रेंडली है, जो पूरी इकोनॉमी को बेहतर बनाता है, जो एक्सटॉर्शनिस्ट मेथड्स हैं उसको ख़त्म करता है, उसकी बुनियादी तौर पे लड़ाई है। उसी की वजह से ये सब चीज़ें, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई कमी कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो कुछ लोगों को जो इस्लाम के ठीक से मानने वाले नहीं हैं लेकिन नज़र इस्लामिक शक्ल में आते हैं, उनके बुरे कामों को का इल्ज़ाम मढ़ा जाता है इस्लाम एज ए रिलीजन पे। पर बुनियादी वजह मैंने आपको बताई है, बुनियादी वजह यही है उसकी। और जो भी इस्लाम का मानने वाला होगा असली, वो इंसाफ और बराबरी सबके लिए, यही सुन्नत है रसूलुल्लाह की, सबके लिए इंसाफ और बराबरी का काम करेगा। इसी से जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं और जो मनुवादी ताकतें हैं वो डरती हैं।
क्योंकि सर ये बात तो ज़ायनी शासन की हो गई, मनुवादी फोर्सेस जो लगातार बढ़ रही है, पर ताज़ा मामला डेनमार्क और स्वीडन में। डेनमार्क में आज ये घटना घटती है, स्वीडन में 3-4 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया जाता है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। किस तरीके से देखते हैं कि एक मुस्लिम देश तुर्की का स्वीडन को विरोध करना था, पर मुस्लिम देश होने के नाते पूरे दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने वाली घटनाएं ये आपको नजर नहीं आ रही है ना? लेकिन वो प्रोवोकेशन है, उससे जो रिएक्शन होना चाहिए वो पीसफुल और लीगल होना चाहिए, और वो बेहतरीन मेथड है। एक गलीस आदमी ने इंडिया में भी वो काम किया था, मैं नाम नहीं लेता उनका, आप लोग लेके अपने दर्शकों को बता सकते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट से हमने उस पर कंट्रोल कराया, और अब उनको इस तरह की कोई भी बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसी कंडीशन पे उनकी बेल सुप्रीम कोर्ट से हुई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में तो हमने करके दिखाया है। तो अगर मेरे ख्याल से कुछ तंजीमें ऐसी हों जो ये डेनमार्क में और स्वीडन में जो हुआ है, सोशल मीडिया के ज़रिए तो वो तो इंडिया में भी नज़र आ रहा है, तो वो ऑफेंस इंडिया का भी बन जाता है। तो कुछ तंजीमों को चाहिए कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंडिया में ही करें, और उनको फिर एक उनके खिलाफ जिसने ये गलीज़ हरकत की है उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंडिया में होगी, जिसका फ़र्क उसको पड़ेगा। क्योंकि इस सूरत हाल में अगर वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर नहीं आएगा ट्रायल फेस करने में यहाँ व्यक्ति, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनेगा इंडिया में, और उसकी जो ट्रैवलिंग की कैपेसिटी है, पासपोर्ट जो उसका है, वो भी जब्त किया जा सकता है। तो हर एक चीज़ का तरीका है आज की दुनिया में, उसको इस्तेमाल करना थोड़ी जहानत से करना पड़ता है। क्योंकि सर मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि डेनमार्क स्वीडन की बात यहाँ चल रही है, लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, पर एक्शन का रिएक्शन नज़र नहीं आता। 56 मुस्लिम देश हैं, ओआईसी की प्रतिक्रिया हमेशा सामने आती है, निंदा कर दी जाती है कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए, पर फिर भी बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिससे 2 अरब मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर दिया जाता है। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, जो मुस्लिम देशों का एक ज़बरदस्त तरीके से सॉलिडरिटी सामने आती है वो कभी नहीं दिखती? देखिए, सबसे बड़ी जुल्म और ज़्यादती तो इस वक्त फ़िलिस्तीन में हो रही है, मस्जिद अक्सा पे हो रही है ना। अब जब मुस्लिम कंट्रीज़ की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा पे ही इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, वरना इज़राइल की क्या मजाल है। मैं कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, ट्रेड प्रेशर भी इजराइल पे पड़े, तो जो भी ज़्यादती आज, मैं बिल्कुल भी जंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर ये ओआईसी सीरियसली इजराइल के ख़िलाफ़ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे, तो मैं नहीं समझता कि ये सारे जुल्म और ज़्यादती फ़िलिस्तीन पे तुरंत बंद करने के लिए इजराइल एज ए कंट्री को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और इजराइल की भी मैं आपको बात बता दूं, वहाँ पे भी रेजर थिन, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन से सरकार जीती है, और वहाँ पे बार बार इलेक्शन हो रहा है। वहाँ भी एक बड़ा तबका इजराइल में भी जो ज्यू कम्युनिटी से हैं, वो भी इस चीज़ के जो फ़िलिस्तीन में जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ है। तो उन लोगों को भी, उनका भी साथ लेके, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसको काम नहीं करना चाहिए पीसफुल तरीके से ही। तो ये तो बुनियादी बात आपने जो सवाल उठाया उससे मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर इत्तेहाद से इंसाफ और बराबरी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ही काम करें, तो फ़िलिस्तीन की भी ज़्यादती और ये सब जो शरारती काम हो रहे हैं, देखिए इससे ना डेनमार्क को कुछ फ़ायदा होने वाला है, डेनमार्क एज ए कंट्री को कुछ होने वाला है फ़ायदा, ना स्वीडन को। ये एक शरारत है जिसको किया जा रहा है, जिसके पीछे छुपी हुई मंशाएँ हैं। तो उसको अगर एज अ कंट्री, जो ये इतनी सारी 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो एक ग्रुप बना के अगर इसको पीसफुली और डिप्लोमेटिकली टैकल करेंगे तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं रहेगी। मैं एक आखिरी सवाल सर इस पर आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि स्वीडन और डेनमार्क में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुसलमानों को सीधे सीधे ललकारने की कोशिश होती है। क्या कुरान शरीफ की आयतों को जला करके, देश में भी ऐसे लोग आए जो कुरान शरीफ से 26 आयतों को निकालने की बात करते रहे, क्या 6,666 आयतें जो कुरान शरीफ में मौजूद हैं, करोड़ों इमाम दुनिया भर में हैं, क्या लोगों के दिलों से मिटाया जा सकता है? और ऐसे करके क्या इस्लाम को ख़त्म कर सकते हैं लोग? ये वही बुनियादी बात आपने कह दी ना, कुरान शरीफ कोई कागज़ पे थोड़ी, कुरान शरीफ हमारे दिलों में है। और रसूल अल्लाह की सुन्नत, जो इस्लाम हमें रसूल अल्लाह ने सिखाया, वो
जो सोशल मैसेज देता है वो हर एक जो मुसलमान है उसके दिल में है, वो थोड़ी निकाला जा सकता है। ना रसूल की मोहब्बत, ना अल्लाह का डर, ना अल्लाह के लिए मोहब्बत, ना जो हमें रास्ता दिखाया है रसूल अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से कि इंसाफ और बराबरी सबके लिए मुसलमानों का फ़र्ज़ है काम करना, ना ये हमारे दिलों में से कोई निकाल नहीं सकता। तो ये तो एक शरारत का काम है जिससे कुछ लोगों को इमोशनल करके या उस तरह का रिएक्शन चाहते हैं, लेकिन अगर सब्र और तहम्मुल से उसका प्रॉपर रिएक्शन होगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस्लाम को ख़त्म करने का तो ख्वाब बहुत लोगों ने लिया है पहले भी और लेते रहेंगे, लेकिन ये कोई सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएं तब भी इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, ये बात तो उन नादानों को समझनी चाहिए। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया में चाहे जितने भी कट्टरपंथी इकट्ठा हो जाएं, चाहे मुसलमानों को ख़त्म कर दें, चाहे कुरान शरीफ की पंक्तियों को जो वो जलाने का काम कर रहे हैं वो करें, पर दिलों से कभी भी कुरान शरीफ ना मिटाया जा सकता है और ना ही इस्लाम को कभी ख़त्म किया जा सकता है।